बूढ़े बाप की लाचारी। नमस्कार दोस्तों, सान्या वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी है बूढ़े बाप की लाचारी। मत मार बेटा इन बूढ़ी हड्डियों पे, जरा सा तो तरस खा, मैं तेरा पिता हूँ। आनंद जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, पिता है तभी सिर्फ मार कर छोड़ देता हूँ, जो कोई और होती तो कब का जहर दे देता। और शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। अनिल ने कहा, बेटा मैंने चोरी नहीं की, मेरी गलती क्या थी। बहू ने सुबह से कुछ खाने को नहीं दिया तो फिर क्या करता, भूख जोरों से लगी थी। खाना ढूंढने रसोई में गया तो वहाँ मुझे सिर्फ थोड़ी सी तेरी बची और छोड़ी हुई सब्जी दिखी, जिसे मैंने मुरमुरे के साथ खा लिया। आनंद जी रोते हुए कहा, सुनिए जी, इन्हें यूँ मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते ये बिल्कुल ढीठ बन गए हैं। इन्हें जो मन करता है फिर वही करते हैं, क्योंकि इनको पता है ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको मारोगे और क्या होगा। रेखा ने आंखें दिखाते हुए कहा, तो फिर और क्या करूं, जैसे अब बूढ़ा सुधर जाए। अनिल ने कहा, इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, कैसे रास्ते पे आती हैं। रेखा ने कहा, ठीक कह रही हो तुम। रेखा, इस ठंड में बिना कपड़े के रहेंगे तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अनिल ने पिता को आंखें दिखाते हुए कहा, कितने मन से मैं तुम्हारे लिए वो गुलाब जामुन लाया था और यह पूरा चट कर गया। आनंद जी बोले, बेटा मैंने कोई गुलाब जामुन को हाथ नहीं लगाया, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी झूठी सब्जी ही खाई है। झूठ बोलता है बुढ़े, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, रेखा ने कहा और चुपचाप खरी खरी ससुर को पीटते देख हंस रही थी, क्योंकि वो गुलाब जामुन खुद रेखा नहीं खाए थे और नाम आनंद जी के लगा दिया था। अनिल जबरदस्ती आनंद जी के कपड़े खोलने लगा। वो रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा ऐसा मत कर, तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख दे, पर मेरे कपड़े मत उतार, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बड़ी चिंता है खुद की, कभी अपने बेटे का सोचा है। इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाते हैं, ऊपर से चोरी भी करता है। रेखा ने कहा, नहीं अनिल, मैंने कोई चोरी नहीं की बेटा, मुझे अपनी चिंता भी नहीं है। वो तो मैं हर रोज़ भगवान से मुझे उठाने के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि एक तो भगवान मेरे सुनते नहीं, दूसरी बिना इलाज के पड़े तड़पता हूँ। आनंद जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता और करवाऊंगा भी नहीं। क्या फालतू में पैसे हैं मेरे पास, और यह सजा भी आपके लिए ठीक रहेगी। यह कहकर अनिल ने आनंद जी की कमीज उतार दी और उन्हें ठंड में आंगन में बैठाकर घर का दरवाजा बंद कर दिया। बेचारे आनंद जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले से कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और कपा रही थी। बेचारे कभी सिमट कर एक जगह बैठ जाती तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता ओढ़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से मिल नहीं पा रही थी और वो रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा। बहू, मुझे चाहे तो तुम एक सप्ताह भूखा रख लेना, पर अभी अंदर आने दो, ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओ बेटा, ओ बहू, रहम करो इस बूढ़े पे। आनंद जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पे भागने लगे, जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले। पर एक बूढ़ा कितना तेज भाग सकता था भला। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई कमीज सड़क पे धूल खाते हुए दिखी। उन्होंने उस फटी हुई कमीज को उठाकर झाड़ कर पहन लिया। कमीज इतनी फटी थी कि शायद ही वो उनके बदन को ढक पाती। आनंद जी की आंखों से भागते भागते आंसू बहे जा रहे थे और खोए गए अपने अतीत की गलियारों में।
अनिल की माँ सुनीता जी सजी धजी घर से विदा होने के लिए तैयार थी। अपनी पत्नी सुनीता जी को यूं अकाल मृत्यु का शोक आनंद जी संभाल नहीं पा रहे थे। ऊपर से अनिल भी बहुत छोटा था। आज कई सालों से बीमारी चल रही थी। सुनीता जी को काल ने अपना ग्रस्त बना ही लिया। अनिल सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। यूं अचानक माँ के चले जाने से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने अनिल को माँ की जरूरत और आनंद जी से दूसरी शादी के लिए कहा, पर सौतेली माँ कहीं अनिल को परेशान न करे, इसलिए उन्होंने अकेले ही अनिल को पालने का ठान लिया और पाला भी। पर किसे पता था कि जिसके लिए आनंद जी ने कभी तीसरे को अपने बीच नहीं आने दिया, आज वह किसी तीसरे के लिए उन पे इतने अत्याचार करेगा। खैर, दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी में जी रहे थे, पर अनिल को धीरे धीरे आनंद जी से चिड़सी होने लगी। अगर वो बीमार पड़ते तो अनिल घर में कैद हो जाता, कहीं पर जाता तो आनंद जी उसकी खबर लेते, तो यह सब अनिल को पसंद नहीं आता और इस बात के लिए दोनों में काफ़ी बहस में हो जाती थी। फिर एक दिन अनिल ने आनंद जी से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला लिया है। रेखा इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगी। यह तो अच्छा सोचा बेटा तुमने, पर जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो मुझे भी तो मिलवाओ उससे। आज इतने साल बाद इस घर में औरत के कदम पड़ेंगे, घर मेरा फिर से स्वर्ग बन जाएगा जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। आनंद जी ने खुश होते हुए कहा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं पापा, उसके बाद वो यहीं आएगी, फिर जितना बात करना है कर लीजिएगा, अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है। यह कहकर अनिल वहाँ से चला गया। अगले दिन अनिल रेखा को लेकर आ गया। आनंद जी ने वो सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती हैं, जिस पे रेखा खुश होने की बजाय कहती है, वह पापा जी आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी नहीं महसूस होगी, तो फिर आपको रसोई का भी काम आता होगा। रेखा की इस बात से आनंद जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया, पर वो कहते कुछ नहीं। अनिल उससे कहता है, पापा अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिए। अब नई बहू आती है तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहा है आप, आज तो क्या इनके रहने पे कभी रसोई में नहीं जाएगी। देखो आपने मुझसे यही वादा किया था ना कि रेखा ने कहा, अरे हाँ बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पे और करे भी क्या, तुम्हारे आराम में कोई कमी खलल नहीं आएगी। अनिल ने कहा। आनंद जी उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। कहाँ तो वो सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और आनंद जी अपने ही घर के रामू काका बन गए। घर का काम हो या बाहर का, उनके जिम्मे में ही आता था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा कभी नहीं मिलती थी। अब बंटी ने जन्म लिया, उसका भी सारा काम वही करते थे। एक दिन की बात है, अशोक जी बाथरूम में फिसल कर गिर गए। उसका सर दीवार पर जा लगा और फट गया। खून की धारा बहने लगी थी। वो खून को हाथ से दबाते हुए रेखा के पास आए और कहा, बहू मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया है, मुझे तुम डॉक्टर के पास ले चलो। रेखा ने कहा, आप गिरते पड़ते रहे और हम आपको डॉक्टर के पास लेकर भागते रहे जैसे पैसे तो झाड़ पर पड़े हैं। चुपचाप यहाँ बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। बरबराती हुई रेखा अपने कमरे में जाती है और अपने एक पुराना दुपट्टा लाकर आनंद जी के सर पर बांध देती है। दर्द से छटपटा रहे थे, पर रेखा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब अनिल घर आया, बंटी ने उसे सब बताया। नन्हा बंटी
तब इतना कहाँ समझता था। बंटी के बताने पर जब अनिल अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वो पहले आनंद जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टाँके लगवा कर घर लेकर आया और रेखा से कहा, पागल हो गई हो क्या? सर फट के खून निकल रहा था, ऐसे तो सारा खून बह कर वो मर जाते। फिर सोचा है क्या होता, अरे मरता है तो मरे, मेरी बला से। इस आफत से मैं परेशान हो चुकी हूँ। कितना करवाया है इसने टाँकों पे हमारा खर्चा, अब देखो इनसे कैसे वो खर्चा वसूलती हूँ। मैंने रेखा ने कहा। अस्पताल से आकर आनंद जी लेटे ही थे। इतना खून बह जाने की वजह से वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे, पर न तो उन्हें पूछने अनिल आया और ना ही रेखा। वो अपने कमरे में भूख से तड़प रहे थे और अंत में थक हार कर उन्होंने रेखा को आवाज़ लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी बूढ़े, जो टाका खर्च हुआ है उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो गई, अब 3 दिन सिर्फ पानी पीकर गुजारा कर, बुढ़ी रेखा ने कहा। आनंद सिंह ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वो चल बसे, पर कभी कभी मौत भी इतनी आसानी से कहाँ निकलती है। वो अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठे थे, तो पूरा जग पानी का पी लेते, तो कभी सोने की कोशिश करते, पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं से नहीं मिल पा रही थी कि तभी बंटी चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ा कर कहता है, दादाजी यह दूध जल्दी मम्मी ने मुझे दिया है, मैं चुपके से आपके पास ले आया, आपको भूख लगी है ना, जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। बंटी की इस मदद से आनंद जी और पिलकने लगे और अपने कपकपाते हुए हाथों से वो दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वो दूध का आधा गिराते हैं तो आधा पीते हैं। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो वो जमीन पे गिरे दूध को चाटने लगे, जिस पे बंटी कहता, दादाजी जितने दिन आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे जमीन का दूध मत चाटिए, आप बीमार हो जाएंगे। बेटा कहते हैं बच्चे की बातें भगवान जल्दी सुनता है, तुम भगवान से कहो न इस बूढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। आनंद जी ने बिलखते हुए कहा, दादाजी मम्मी पापा आपको बहुत सताते हैं ना, मैं भगवान से यह कहूँगा कि उन्हें सजा दे। बंटी ने कहा। इसी तरह अगले दिन बंटी जब दूध देने आया तो रेखा वो देख लेती है और फिर क्या था, उसके लिए भी आनंद जी को अनिल ने पीटा। अब धीरे धीरे बंटी बड़ा हो गया और फिर वो अपने दादाजी के लिए आवाज़ उठाने लगा था, इसलिए उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेज दिया गया। बंटी के जाने के बाद इनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पे तो फटे पुराने कपड़े होते, कहीं आनंद जी पहनते, सफर में फटी पूरी, और यहाँ तक कि खाना भी कभी ताज़ा उनको नसीब नहीं होता था। एक रोज़ बर्तन धोते हुए उसने एक प्लेट गिरकर फूट गई, जिसके लिए रेखा ने उन्हें पूरे दिन भूखा प्यासा रखा। पर जब आनंद जी बर्तन धोने गए तो रसोई में अनिल की थोड़ी बची सब्जी हुई, वही कटोरी में रखी थी। बस उसी बची सब्जी को आनंद जी ने मुरमुरे में मिलाकर खा लिया और इसी वजह से उन्हें चोट कहकर कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया गया और फिर पीटा भी गया। इधर रेखा अनिल खुश हो जाते हैं कि चलो बूढ़ा कहीं मर गया होगा तो कर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी थी। रेखा ने अनिल से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा है, आप जाकर पता तो करो आखिर बात क्या है। अनिल उस भीड़ में जाता है, अब घबराता हुआ वापस आकर घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और हाँफते हुए रेखा से कहता है, गजब हो गया रेखा, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वो भी खाली बदन। अब पुलिस आएगी तो पापा को घर पे ना देखकर कहीं हम पे शक ना करे। जो होलिया लोगों ने बताया उससे तो वो पापा की ही लाश मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे। रेखा, आप सबसे पहले अपने चेहरे से घबराहट निकाल दीजिए
और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वो हमारे बेटे से मिलने गए हैं। रेखा ने कहा, पर पुलिस अगर बंटी से पूछेगी तब तुम तो जानती हो कि बंटी कैसा है। वो कह देगा तो पापा कहाँ नहीं है, यह बताओ। ऊपर से दादाजी कहाँ गए यह पूछकर हम पर ही चढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ तुम्हें। अनिल ने गुस्से में कहा, ठीक है फिर कह देंगे तीर्थ यात्रा पे गए हैं और उनकी फ़ोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली फ़ोटो। कोई भी। रेखा ने कहा, दोनों यह सब बातें अभी कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। अनिल ने देखा उसके दरवाजे पर पुलिस। उसको देखते उसके पैरों थोड़ी ज़मीन सरक गई और वो डर से पसीने पसीने हो गया। कपकपाते हाथों से दरवाज़ा खोला। जी साहब, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पास के तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपके पापा जैसी लग रही है वो लाश। तो हम इसलिए यहाँ आए हैं। पानी में चेहरा काफ़ी बिगड़ गया है तो पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अपने पापा को बुलाइए। हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वो ठीक है या नहीं। पुलिस ने कहा, तो हाँ, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक है। वो तो अभी 4 धाम की यात्रा पे गए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फ़ोटो। यह कहकर रेखा ने अपना मोबाइल पुलिस की आगे बढ़ा दिया। आप बात कराइए उनसे हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने सख्ती में आकर कहा, हाँ वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, पापा इस बार अपने दोस्तों के साथ गए हैं, वो काफ़ी दिनों बाद आएंगे। अनिल ने हकराते हुए कहा, ठीक है अभी तो चलता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। पुलिस ने यह कहा और वहाँ से वो लोग जाने लगे। पुलिस जैसे ही वहाँ से जाने लगी कि तभी अनिल और रेखा का बेटा जो बाहर नौकरी करता था वो मौके पे पहुँच जाता है और आकर कहता है, पापा दादाजी तीर्थ यात्रा पे कब गए और आपके पास उनकी फ़ोटो, यह फ़ोटो कहाँ से आए? यह दादाजी की सालों पुरानी फ़ोटो है। मैं कब से दादाजी की यह तस्वीर ढूंढ रहा था, पर आपने इस फ़ोटो का आधा फाड़ क्यों दिया है? कितने अच्छे लगते थे न दोनों साथ में जब दादी जिंदा थी। यह तो तब की फ़ोटो है, यह क्या कह रहे हो? उस पुलिस वाले ने बंटी से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ, ये देखिए फ़ोटो तो इन्होंने आपको दिखाया वो तो आधी है, पूरी फ़ोटो तो मेरे पास है। यह देखिए यह रही पूरी फ़ोटो। यह कहकर बंटी अपना फ़ोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है जिसमें आनंद जी अपनी पत्नी सुनीता जी के साथ थे। तो इसका मतलब वो लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाए? पुलिस ने सख्ती में आकर कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुँचे, हमने उन्हें नहीं मारा, हम तो बस। यह कहकर अनिल शांत हो गया तो रेखा कहती है, हाँ सर, हमने तो उन्हें बस घर से निकाला था, पर पता नहीं वो तालाब में कैसे पहुँच गए। रेखा लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोली, हाँ सर, वो तो हम उन्हें बस सज़ा देना चाहते थे ताकि वो आगे से चोरी ना करे। अनिल ने कहा, अच्छा तो पापा बताइए दादाजी ने चुराया क्या था, जरा मैं भी तो सुनो। बंटी ने कहा, बंटी तू चुप रहा, तू कुछ नहीं जानते, तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वो जो करते थे ना उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, कभी घर से पैसे चुराते तो कभी सामान, इसलिए हमने उन्हें सज़ा देने की सोची। अनिल ने बंटी को आंखें दिखाते हुए कहा, नहीं सर, यह लोग झूठ बोल रहे हैं, दादाजी बिल्कुल ठीक थे, मुझे पूरा यकीन है इन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाइए, अपने तरीके से पूछताछ कीजिए, ऐसा मत कीजिए सर। रुक जाइए बंटी, तो यह क्या बोले जा रहा है? अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे शर्म नहीं आती? बंटी बोला, कौन से माता पिता? जिन्होंने मेरे दादाजी को तालाब में धक्का देकर मार दिया, वो मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को।
मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है सर, हमने कुछ नहीं किया, मैं सब सच बताती हूँ। यह कहकर रेखा उस दिन की सारी घटना बता देती है। आ जाइए दादाजी। आनंद जी जैसे गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो अनिल और रेखा के होश उड़ जाते हैं। आज यह पहले वाले आनंद जी नहीं थे। सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे, ऊपर से आंखों पे काला चश्मा पहना था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना जो कल वृद्ध आश्रम का उद्घाटन करने आए थे और आपने 50 लाख की धनराशि उन लोगों को दान की थी। यह सुनकर तो रेखा और अनिल की आंखें फटी की फटी रह जाती है कि यह सब कब और कैसे हुआ। पापा जी, आप यहाँ? मतलब फिर उस तालाब में? और यह सब क्या चल रहा है? अनिल ने चौंकते हुए पूछा। पापा जरा ठहर जाइए, मैं सब बताता हूँ। जरा दादाजी को तो सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बने के लिए सड़क पे भाग रहे थे तो शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था और उन्हें इनकी हालत देखकर समझते देर न लगे कि यह आप दोनों की ही देन है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल पे सब बता दिया। मैं दौड़ते हुए वहाँ से निकला और तब तक शर्मा अंकल दादाजी पर नज़र रखने को कह दिया। जब मैं दादाजी के पास पहुँचा तो देखा बेचारे सड़क पर धूल पड़ी शर्ट को पहने हुए थे। सच कहूँ मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पे आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा गुस्सा आप दोनों पे आ रहा था। मैं तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब मांगना चाहता था, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे आप लोगों को सज़ा होनी चाहिए। मैं दादाजी को अपने साथ ले गया, उनकी अच्छे से देखभाल की। दादाजी फिर से हिम्मत बढ़ाई कि वो पहले की तरह अपने पैरों पे खड़े हो सके और दादाजी को इस दुख से निकालने के लिए मैंने उनको काम में बिजी किया। अपने आप को बोझ न समझे इसलिए मैंने उनको अपने कंपनी में 50% का मालिक बनाया। आज दादाजी ने मेरी पूरी कंपनी का काम संभाल रखा है। जो तुम लोगों ने उनके साथ किया उस दुख से निकालने का बस यही तरीका था मेरे पास। यही नहीं, दादाजी ने 2 वृद्ध आश्रम तक खुलवाए हैं और वहाँ अपने ही जैसे लोगों को शरण दी है। उनके काम से प्रसन्न होकर सरकार ने उन्हें खुद सम्मानित किया है। आज वो कोई गरीब आनंद नहीं बल्कि इस शहर के जाने माने हस्ती है। पिता की हैसियत देख बेटी बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। दादाजी बोले, आपने वादा किया था ना कि आपने गुनहगारों को सजा दिलवाऊंगा, तो अब के गुनहगार आपके सामने आप जो सजा देना चाहते हैं इन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सजा देंगे। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है उन्हें समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं। वो खड़े पुलिस ने कहा। पापा, वो तालाब में किसी की लाश नहीं थी, वो तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक रचाया था ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान कर सके। यह तो अच्छा हुआ जो आप जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना मिल रहा। और अरुणाचल में यूँ ठंड में आपको घर से निकालता तो वो और ज़्यादा मुश्किल होता और शायद तब आपको रास्ते पे गिरी हुई कोई फटी हुई कमीज भी न मिलती। बंटी ने कहा। फिर आनंद जी अनिल का कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं, तूने मुझे न जाने कितनी ही चाटी मारे हैं, पर आज जो चाटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है उसका दर्द शायद ही तू कभी भूल पाएगा। इसलिए मुझे और चाटी मारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे वक्त में बड़ा जोरदार तमाचा मारा है। यह तमाचा तू जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। दोनों जने पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन आनंद जी ने उन्हें माफ़ नहीं किया और दोनों को पुलिस उठाकर ले गई। बंटी ने अपने
माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और उन दोनों को लंबी सजा हुई। बंटी अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर लौट गया और खुशी खुशी उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ सालों बाद आनंद जी ने अपने पोते बंटी की शादी करवाई। बंटी की पत्नी ने आनंद जी को खूब मान सम्मान दिया, जो फर्ज उनके बेटे बहू को पूरा करना चाहिए था। आज उनका पोता उनके प्रति सारे फर्ज पूरे कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके, चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।